नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मुजफ्फरपुर में आग में झुलसने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग आंशिक रूप से जख्मी भी हो गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गिद्दा की है, जहां अधिवक्ता रजी अहमद सिद्दीकी की 52 वर्षीय पत्नी जीना तारा लकड़ी के चूल्हा पर खाना बना रही थी। लकड़ी सुलगाने के लिए वे केरोसिन तेल लाने गई। गलती से केरोसिन तेल की जगह थीनर का बोतल ले आई। लकड़ी पर थीनर डालते ही आग की तेज लपट निकलने लगी। जीना तारा आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। शोर मचाने पर घर के लोग बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसे बचाने में घर के कई सदस्य जख्मी हो गए। आनन फानन में जीना तारा को एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। कल सुबह 6:30 बजे के लगभग वो लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाने के लिए गई थी मेरी पत्नी, और गलती से जो है मिट्टी तेल के जगह उसमें जो है सो उन्होंने थीनर डाल दिया, जो भभक गया और एकाएक वो जो है उनके बदन में आग लग गई। अच्छा। और बुरी तरह से जल गई। हम लोग बुझाने का प्रयास किए, हमारे भाई बुझाने के क्रम में 3 बेटी बुरी तरह से जल गए हैं, और उसके बाद उनको लेकर के हम लोग सदर अस्पताल आए। सदर अस्पताल से रेफ़र कर दिया गया उनके गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज, यहाँ इलाज हुआ। इलाज के क्रम में आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। पूरी जल गई थी? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि 90%। और कौन कौन घायल है घर में? मेरा भाई जकी अहमद सिद्दीकी, बेटी शाइस्ता फातिमा, शगुफ्ता फातिमा और मुमताज़ फातिमा। वो लोग आंशिक रूप से झुलस गए जी। उन लोग का इलाज कराया जा रहा है? हाँ। विद्युत उपभोक्ता मंच की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड रामबाग के एक विवाह भवन में आयोजित परिचर्चा में बिजली विभाग के डिफरमेंट चार्ज पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर अंचल के विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश उपस्थित रहे। भी विस्तृत रूप से हमने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारे सम्मानित उपभोक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक बिंदु पे अपने स्तर से हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद जिन उपभोक्ताओं का डिफरमेंट में इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो इस 4-5 कैटेगरी के अलग होगा, तो वो हमें अगर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो रेवेन्यू सेल से हम उसको देख करके या अपने स्तर से देख करके उनको हम समझाने में सक्षम हो पाएंगे। परिचर्चा में जो विषय आती है बहुत अच्छी विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने पहले ही कहा। और इस विषय पे जानकारी लगातार लोगों को होते रहना चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोग शहर से ग्रामीण क्षेत्र में चले गए हैं और शहर में तो लोग लगभग अब डिपार्टमेंट के बारे में अवेयर हैं, और इस परिचर्चा से जो ग्रामीण के क्षेत्र में भी लोग हैं उनको भी इससे बहुत राहत मिलेगी, जानकारी। इस दिशा में आप कोई कदम उठाएंगे जो समस्या आपके पास आई है? हाँ, जो भी समस्याएं हैं उनको सब लोगों ने नोट किया है। मेजॉरिटी ऑफ द समस्याओं का तो यहाँ पर लोगों ने बता दिया, और वैसे कोई भी समस्याओं के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल है। हम लोग का कंट्रोल रूम भी कभी भी किसी भी समय पे हम लोग समस्या के लिए। आज विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया, क्योंकि ये करीब साल भर से ये समस्याएं आ रही थी विद्युत से संबंधित कि मैडम मुझे लोग कंप्लेन करते थे कि मैम जहाँ 1000 का बिल है वहाँ अब 2000 का बिल आता है। और सबसे बड़ी बात है कि डिफरमेंट चार्ज जो लग रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को डिफरमेंट चार्ज के बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो मैं आज बोली हूँ, पंकज जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आए हुए थे, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो उनको मैं बोली हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को डिफरमेंट चार्ज के बारे में नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐप्स है, तो ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, तो लोग बहुत साक्षर हैं, जो साक्षर नहीं है तो वो तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो अंचल वाइज ही अगर कैंप करा दिया जाए और लोगों को इन सभी के बारे में जानकारी दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके पहले भी करीब 4 महीने पहले एक बार कैंप लगाया गया था, वहाँ हम लोगों को भी बुलाया गया था, तो उस समय भी मैं सारी बातें बताई थी। लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो वो इस डिपार्टमेंट का काम है कि कैसे अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को हर एक चीज़ें के बारे में जानकारी हो कि किस किस मद में कैसे इन लोग ले रहे हैं। और डिफरमेंट चार्ज तो ये अभी नया नया आया है, लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं,
तो इसके बारे में और क्लियर जानकारी होनी चाहिए। जहाँ तक इन लोगों का कहना है कि लोग भी बोल रहे हैं कि जो भी राशि ली जाती है तो पहले ले ली जाती है, तो इंटरेस्ट वो भी इन लोगों के पास जाता है। तो मैं बोली हूँ कि जो इंटरेस्ट है तो वो ग्राहक के अकाउंट में ही चला जाए, तो इससे भी ग्राहक को बहुत फ़ायदा होगा। सोलर लाइट अगर लगा लेते हैं ग्राहक तो इससे भी बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। जो पैसे की जो बातें उठती हैं कि ज़्यादा चार्ज ले जा रहा है, एक चीज़ है कि जो ये बिल जो आ रहा है वो तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां हैं, तो उसे सुधारनी होगी। और एक बात मैं और बोली हूँ पंकज जी को कि जो पोल हैं बिजली के रोड के बीचों बीच कहीं वे पुराने पोल हैं जिसका कोई काम नहीं है तो उसे हटा दिया जाए, और जो अभी है जिसका काम है तो बीचों बीच है तो उसे किनारे कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला है कि मैडम मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा हटाने का। जो खुले हुए तार हैं उनको भी देखता हूँ कि किसी तरह से समस्या जो भी समस्या है उसका निदान हो, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं तो मुझे लगता है कि वो संतुष्ट होंगे, और आगे भी कोशिश रहेगी कि अंचल वाइज इस तरह का कैंप हो और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में एक बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 मैनेजर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक रामू पासवान अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ निरीक्षण के लिए टेम्पू से साहिबगंज के केनरा बैंक जा रहे थे। मोतीपुर में टेम्पू अनियंत्रित बस की चपेट में आ गई। टेम्पू पलटने से तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने रामू पासवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद ब्रह्मपुरा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि मृतक रामू पासवान वैशाली जिले के बासोकुंड के रहने वाले थे। घायलों की पहचान सुरेंद्र कुमार और सोनीलाल धनराज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। नहीं है हम तो सुबह बस उनके लिए टिफिन बनाने के लिए लग जाते थे कि खाली भूखे नहीं जाए, तबीयत खराब रहता है। सुबह उठ के 6 बजे से टिफिन किचन में चले जाते हैं, नहीं कि भूखे नहीं जाए, टाइम पे लंच करे, टाइम पे ब्रेकफास्ट करे। मना कर रहे थे कि जाने का मन नहीं है तो मत जाइए। लेट नहीं था जाने का, आज लेट तक सोए थे कि नहीं जाने का मन कर रहा, फिर भी गए। ठंडा में तो शरीर काम नहीं कर रहा था, फिर भी आज कोई मैनेजर नहीं तारीफ करने आ रहा है कि हाँ रामू का ये पोजीशन है चाहिए। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है? वो आज ड्यूटी के लिए निकले थे सुबह 7 बजे। अब बताइए सरकारी ड्यूटी कोई 7 बजे होता है क्या? अगर होता है तो कोई भी हमको स्टाफ जवाब दे। वो 7 बजे सुबह निकले थे मोतीपुर के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ब्रांच का कोई इंक्वायरी था, उसको देखने के लिए जा रहे थे। उसमें 3 स्टाफ थे। इन्होंने ऑटो से गया। अब ऑटो से जा रहे थे तो पता चला कि ये लोग ऑटो से गए हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला मारा है? हाँ, सुनने में तो यह रहा है कि ट्रक मारा है। वहीं पे स्पॉट डेथ हुए हैं। दो लोग स्टाफ और थे, वो लोग शायद एडमिट हैं, ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल है। अब वो होश आएंगे तो वही बताएंगे कि कैसे से। ऑटो से थे। ऑटो से जा रहे जी। कार नहीं दिया था? नहीं, देख लीजिए कि 5 स्केल का मैनेजर को कार नहीं दिया जाता है। यहाँ से मोटरसाइकिल से भेजा जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। कौन बैंक में मैनेजर है? केनरा बैंक। कौन ब्रांच? गोबर सही आरओ ऑफिस। अच्छा, हेड मैनेजर है? जी। ऑटो से भेज दिया? जी। अब आप ये समझ सकते हैं इसके लिए कोई नहीं। हम तो बैंक को मानते हैं कि बैंक में कौन सा ड्यूटी है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कौन सा ड्यूटी होता है बैंक का? हार्ड वर्क करवाता था, क्योंकि हम लोग ऐसी कास्ट से आते हैं और उन पर शोषण किया जाता था। ये हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में ओटीएम सेल के प्रबंधक थे। शाखा के काम से हमारे लोधिया शाखा को जा रहे थे। कांटी से वहाँ के अगल बगल के 3 प्रबंधक ऑटो रिजर्व करके जा रहे थे। मोतीपुर हॉस्पिटल से ठीक पहले बड़ी एक तेज गति की अनियंत्रित गाड़ी आ रही थी, जिन्होंने इन लोग के गाड़ी को ठोकर मारा और ये रोड पर गिर गए
जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे इनको अनुमंडलीय हॉस्पिटल में ले जाया गया, इनको मृत घोषित किया गया और बाकी जो हमारे सहकर्मी हैं उनका प्रसाद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति स्टेबल है। कौन कौन घायल है इसमें? और इसमें हमारे सुरेंद्र कुमार रजवाड़ा के प्रबंधक और सोनेलाल धनराज कुमार लोदिया के शाखा प्रबंधक, ये लोग घायल हैं। सब मैनेजर हैं? सब मैनेजर ही हैं। ये सब ऑटो से जा रहे थे? यहाँ से ऑटो, चूँकि सब अगल बगल के हैं, हो सकता है गाड़ी कोई आगे पीछे मिलने के बजाय ये लोग तीनों एक ही ऑटो मिल गया हो। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बैंक शोषण करता था, गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं कराया गया जाने आने। ना, बैंक जो है अपने सभी सहकर्मियों का उचित ख्याल करती है। बैंक कभी ये नहीं कहती है, चूँकि ये घटना हो जाने के बाद लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ, उनके बड़े भाई हैं, आप पूछ सकते हैं, ये बड़ी गाड़ी आज छोड़ करके डेली ये बंद गाड़ी से जाते थे, लेकिन आज नियति की ऐसी घटना होनी थी इसीलिए ऐसा गए। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने अपने पति को धोखा देकर अपनी प्रेमी से शादी कर ली, लेकिन अब उसका प्रेमी भी उसके साथ मारपीट करता है और अपने साथ नहीं रखना चाहता। घटना सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव की है, जहां की आंचल कुमारी ने अपने पहले पति को छोड़कर माता पिता की मर्जी से 17 अप्रैल 2023 को अपने आशिक गुड्डू कुमार से कोर्ट में शादी कर गुड्डू के घर रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से गुड्डू और उसके परिजन उसे प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, जब आंचल 8 महीने की गर्भवती हो गई तो उसके बाद और प्रताड़ना बढ़ गई। इसके बाद आंचल ने अपने पति गुड्डू कुमार, ससुर पुलिस राय, सास गनौरी देवी, जेठानी कविता देवी, ननंद गुड़िया कुमारी के विरुद्ध मामला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आंचल के आवेदन पर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दिया है। पहले जो शादी किए थे वो अच्छे नहीं थे, पीते खाते थे, इस कारण से उनको छोड़ दिया गया। उनसे 2 साल केस लड़े और उसके बाद नहीं तो उतना पैसा मेरे पास उतना नहीं कर पाए। अपने बच्चे को लेकर हम अपना जीवन पोषण कर रहे थे। 4 साल जीवन पोषण किए। 5वें साल के बाद मेरे से गुड्डू कुमार से मुझे प्रेम हुआ। कैसे प्रेम? मतलब मोबाइल के द्वारा। क्या मोबाइल, फेसबुक, इंस्टा? ना, ये कुछ नहीं, मोबाइल मेरे नंबर किसी दोस्त से लेके इससे बात करने लगे हमसे। बात करने के बाद ये बोले कि शादी करो हमसे। हम कहे नहीं करेंगे। बोले कि नहीं, हम बोले कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो बोले कि हम सब तुमको भी एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। और बोले कि इसके तुम एक्सेप्ट करेंगे, तुमको भी उसको भी, तुम करो नहीं तो हम मर जाएंगे, ये करेंगे वैसे करेंगे, करने लगे। तो उसके बाद हम ठीक है बोले ठीक है करेंगे। फिर कोर्ट में आके हम लोग शादी किए। 17/4/2023 को मैं शादी की, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाके मंदिर में शादी किए और मंदिर में शादी करने का 2 महीना वहाँ पे रहे। 3रे महीना पे मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद मेरे ससुर वाले लोग बोले कि बोलो उसको 5 लाख रुपया लेके आएगी तो यहाँ रहेगी, नहीं लेके आएगी तो इसको यहाँ नहीं रखेंगे। इसलिए मारपीट करती थी। 8 महीना का गर्भवती महीना लेके कहाँ जाए, किसके पास भटके। पति भी मारता है? हाँ, सिखाने पे, सबके बोलने पे, सबके टॉर्चर करने पर मुझे वो भी करता है। क्या चाहता है वो आपसे? मुझे बोलता है कि 5 लाख रुपया लेके आएगी तो मुझे रखेंगे, नहीं लेके आएंगे तो नहीं रखेगा। मतलब दहेज? हाँ, दहेज की मांग। अच्छा, इस कारण सर कैसे पड़ गया? ये कल आज जब हमको महिला थाना वहाँ से भेजा गया, वहाँ पे जाओ, मैं गई, वहाँ पे मुझे मारपीट करके, उसके बाद मुझे टॉर्चर करके मुझे ये सर के पर मारा। पता नहीं क्या चीज़ चला के मारा, मुझे नहीं पता। इस कारण से बच्चा भी है आपको? हाँ, मेरे पहले पति का एक लड़की है और अभी दूसरे पति जो जिससे लव मैरिज शादी की हूँ उससे मेरा 8 महीना की गर्भवती है। गुड्डू से लव मैरिज? हाँ जी, गुड्डू। कहाँ का रहने वाला? शीतलपट्टी का रहने वाला, सिवाईपट्टी थाना का नहीं। अच्छा, तो वो दहेज मांग रहा है? हाँ, दहेज मांग रहा है। और किसी दूसरे लड़की से भी अफेयर वगैरह है उसका? अफेयर वगैरह है उसे नहीं पता मुझे, उतना नहीं, बाहर रहता है, क्या करता नहीं करता वो नहीं पता मुझे। नेचर आपके साथ रहा होगा तो जानकारी? हाँ, नेचर तो है उतना, पहले था मेरे से पहले बहुत लड़की से बात किया हुआ है वो, ऐसा नहीं है, बहुत लड़की से बात किया हुआ। आप कैसे झांसे में आ गए? मुझे नहीं पता था कि ऐसे करेगा। मैं जब शादी होने के बाद मुझे पता चला कि कितनी लड़की से बात कर चुका है और करता था। काला जादू नहीं ना किया था? नहीं पता सर, मुझे अपने आप से मैं किससे, मुझे 4 साल किसी से बात नहीं की। पता नहीं इससे कैसे हमसे बात कैसे हो गई आप उसकी? पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। इसके कारण मैं माँ बाप के खिलाफ भी चली गई।
माँ बाप के खिलाफ भी चले गए। इसके कारण सबसे खिलाफ चले गए। मेरे माँ बाप मुझे बहुत ही प्यार करते थे, तो इसके कारण इसके खिलाफ भी मैं चली गई। अब बताइए मैं क्या करूँ। माँ बाप को छोड़ दिया कहीं कि जो कुछ है अब गुड्डू ही है। हाँ, माँ बाप के छोड़ के माँ बोले कि जो है मेरे लिए वही है, मरेंगे जी। बहुत अफसोस हो रहा है। क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। संत गाडगे जी महाराज के 68वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर धोबी घाट पर अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से आयोजित समारोह में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक सहित तमाम उपस्थित जनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। मौके पर मनोज बैठा, अमोल रजक, रंजीत रजक, सुरेश रजक सहित रजक समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धोबी महासंघ सह संयुक्त संत गाडगे संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लकड़ी ढाई धोबी घाट शाखा कार्यालय में संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की 68वीं पुण्यतिथि आयोजित की जा रही है। आज इस पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रद्युमन रजक जी करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी हैं। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमती बेबी कुमारी हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे संगठन के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी श्री टुनटुन बैठा जी हैं। आज ही के दिन संत गाडगे बाबा का महापरिनिर्वाण हुआ था। संत गाडगे का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेन गांव में हुआ था। बालकाल से ही वो उनका ईश्वर के प्रति रुझान था। युवा अवस्था में जब वे पहुँचे तो भजन कीर्तन करके जो रुपए पैसे धन इकट्ठा होते थे उनसे समाज के कल्याण के लिए धर्मशाला, ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज आदि का महाराष्ट्र में निर्माण करवाया। आज गाडगे संस्थान के तरफ से आज लकड़ी ढाई धोबी घाट पर हमारे समाज द्वारा उनके यादों के लिए हम लोग आज उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके ये हुए जो सो माने राय को उनके कर्मों को किए हुए के हम लोग अपने जो सो पालन कर रहे हैं और उनके दिखलाए हुए रास्ता को जो सो हम लोग उस पर चल के बाल बच्चों को शिक्षा में जो सो उतार रहे हैं और उन्हीं के याद में हमारे गार्जियन थे संत गाडगे जी महाराज। ये पूरे माने भारत के अंदर में उनका जो है सो महानता है। ये जो है सो शिक्षा के प्रति हर जाति के प्रति जो है सो जागरूकता करते थे कि आप लोग जो है सो बाल बच्चा के जो है सो पढ़ाओ, उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़े तो हम लोग करें, लेकिन शिक्षा में जो है सो आगे बढ़ाएं। शिक्षा अभियान के तहत वो कभी गांव-गांव में जाके रुझान करते थे, गरीबों के बच्चों को अपने हित के लिए जो सो समझाते थे, बुझाते थे और जो सो सारे गाइडलाइन दे के हम लोगों को जो आज जो इस माहौल पर जो सो पहुँचे। हमारे बहुत बड़े महापुरुष हमारे जो सो पूर्वज थे, उन्हीं के याद में आज जो सो हम लोग पुण्यतिथि का आयोजन किया हूँ। कौन कौन मुख्य लोग आज मौजूद थे? आज हमारे बीच हमारे नगर विधायक माननीय नगर विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक बेबी कुमारी जी, हमारे संस्था के प्रमंडलीय अध्यक्ष श्री टुनटुन बैठा जी और हमारे मुजफ्फरपुर के जो भी बलिष्ठ साथी जो इस कार्यक्रम में जो सो माने है लगे हुए, वो सारे लोग मिला के इस कार्यक्रम को क्या नाम परिचय हुआ? मानव सेवा महिला संगठन की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट 0 माइल रोड के भोले का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित मानव सेवा महिला संगठन की संस्थापिका रेखा सिंह ने बताया कि इस संस्था की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। सलम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जरूरतमंद लोगों को कपड़ा प्रदान किया जाता है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सके। मैं रेखा सिंह, संस्थापिका मानव सेवा महिला संगठन। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क क्लासेस चलाई जाती है। ये इनका क्लासरूम है और क्लासरूम
ऊपर भी बना हुआ है इनके लिए, तो छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बड़े बच्चे ऊपर पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भोले का भंडारा चलाया जाता है। बाकियों के लिए कपड़ा बैंक चलाया जाता है, जो भी जरूरतमंद है उन तक कपड़ों का वितरण किया जाता है। और महिलाओं के लिए भी हमारे संगठन के द्वारा काम किया जाता है। महिलाओं के लिए सिलाई शिक्षा केंद्र चलाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए सिलाई सीखती हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत सारा झोला बनाती हैं। आजकल जैसे हम लोग पर्यावरण के लिए भी ये काम करते हैं कि प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करना है, तो महिलाओं के लिए कपड़े का झोला बनाना सिखाया जाता है, ताकि महिलाएं उसे मार्केट में दे सकें और लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के बीच अभी भोले का भंडारा का आयोजन कराया गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमसे जुड़े हुए या समाज से जुड़े हुए, जो कि अपने अपने बच्चों की बर्थडे पार्टियां हैं, एनिवर्सरी है उनका, तो ऐसे जो सेलिब्रेशन है वो इन बच्चों के साथ यहाँ आकर सेलिब्रेट करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े, ताकि इन बच्चों के लिए जो भी सेवाएं दी जाती है उन सेवाओं में और बढ़ोतरी हो, और हम इन बच्चों के लिए और भी कुछ ऐसा कर सके जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वही सुविधाएं हम इन बच्चों को भी देना चाहते हैं। और यही वजह है जो यहाँ बच्चों के लिए इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े भी हैं। अभी भी रूपा सिन्हा जी आई हुई थी, जो इन बच्चों के लिए केक लेके आई हुई थी, और अभी केक कटवाकर और इनके लिए भंडारे का आयोजन करवा के गई हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मच्छी गांव में प्राचीन श्री राम जानकी मठ पर स्थानीय रामप्रीत सिंह ने वर्षों से कब्जा कर रखा था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। मामले को लेकर मठ कमेटी ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई। आखिरकार भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद मठ की जमीन को बुलडोजर से खाली कराया गया। मठ कमेटी के सदस्य अयोध्या प्रसाद ने बताया कि 1972 में एक ग्रामीण ने 7 कट्ठा जमीन मठ के लिए दिया, जिसमें से कई वर्षों तक 1 कट्ठा जमीन को स्थानीय रामप्रीत सिंह ने कब्जा कर लिया, जिसे बुधवार को प्रशासन की मदद से हटाया गया। वहीं सकरा के सीओ संजय महतो ने बताया कि कई वर्षों से शिकायत आ रही थी। जांच में जमीन मठ में निकला, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती के बाद अतिक्रमण खाली कराया गया। देखिए, मामला लगभग 2 सालों से लंबित आ रहा था। मठ की ज़मीन थी, कई बार नोटिस हम लोग करवा दिए थे। उसके बाद जो भूस्वामी अवैध रूप से दखल कब्जा किए हुए थे, उन लोगों को नोटिस भी किए थे कि स्वेच्छा से खाली करा दे, अन्यथा पुलिस बल के सहयोग से खाली करा दिया जाएगा। लगभग 1 साल तक था, वो नहीं खाली कराए। तो आज अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा तिथि निर्धारित करते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई थी, जिसके क्रम में आज जो है हम लोग मठ की भूमि को अवैध दखल कब्जा से मुक्त करा करके दखल कब्जा सौंप दिए हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, क्या कुछ स्थिति? चूँकि अतिक्रमण रहता है, अवैध कब्जा रहता है, तो संभावना रहती है कुछ अप्रिय घटना का। इसी के एहतियात के रूप में पुलिस बल और दंडाधिकारी के तैनाती की गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से हो गई? हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से। वर्षों से यहाँ पे लग रहा था कि ये अवैध कब्जा? हम तो लगभग 2 साल जान रहे थे, जहाँ की यहाँ जानकारी मिली थी कि लगभग 10-12 सालों से ये समस्या आ रही थी। देखिए, मठ का ज़मीन जो है ना 7 कट्ठा मठ में ठगन दास के द्वारा 1972 में दिया गया था, जब से वास्तव में मठ का ही ज़मीन था। लेकिन इधर आकर के रामप्रीत जी ने 1 कट्ठा ज़मीन पूर्व से अपना दखल कर दिया था। तो उस अतिक्रमण के लिए हमारे जो मठ के अध्यक्ष सुरेश शाह जी ने अप्लाई किया था कि भाई ये ज़मीन खाली होना चाहिए। आज वो दिन आ गया है कि सीओ साहब आकर के और बुलडोज़र लगा करके और उसको खाली करवा दिए हैं। यहाँ की जनता बहुत ही खुश है, और प्रशासन जो आज काम दिखाया है उसके लिए भी हम लोग संतुष्ट हैं। मठ के ज़मीन है जी, 7 कट्ठा में मठ अवस्थित है, और मठ के ज़मीन 1 कट्ठा रामप्रीत बाबू अतिक्रमण कैले थे। हम लोग कानूनी प्रक्रिया में गए, सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए, जांच हुआ। जांच के बाद यह पता चला कि यह मठ के ज़मीन अतिक्रमण कैले हैं रामप्रीत जी। हम लोग कानून का सहारा लिए, सीओ साहब के यहाँ कंप्लेन दिए। सीओ साहब को 90 अमीन से सरकारी अमीन आया, नापी किया, 4 नापी हुआ। हम लोग गांव समाज के लोग भी उनको समझाने का कोशिश किए, रामप्रीत बाबू यह ज़मीन को छोड़ दीजिए, मठ का ज़मीन है। मस्जिद और मठ में मंदिर में लोग दान करता है, और आप मठ के ज़मीन अतिक्रमण किए हुए हैं, जो सही नहीं है, नहीं खाली किए। इसके बाद हम लोग कानूनी प्रक्रिया में गए।
कानूनी प्रक्रिया में जाके कानून को सत्य जो लगा, कानून आके मठ का जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का काम किए। बिहार का प्रख्यात जादूगर डीके भारत का शो अब मुजफ्फरपुर में भी होने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 22 दिसंबर से ब्रह्मपुरा के संजय सिनेमा हॉल में रोजाना 3 शो दिखाया जाएगा। जादूगर डीके भारत ने कहा कि हवा में नाचती छड़ी, लड़की का सर कहीं, धड़ कहीं और पैर कहीं, साथ साथ मंच पर डायनासोर का हंगामा, मीना बाजार का खेल, लड़की का खूंखार भेड़िया बनना, शीशे के फ्रेम से आर पार करना आदि उनके प्रमुख आकर्षण होंगे। उन्होंने कहा कि जादू की कला भारत की प्राचीनतम 64 कलाओं में सर्वोपरि कला है, जो आज विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस चीज को आंखों से देखा जाए लेकिन दिमाग समझ ना पाए, उसे ही जादू कहते हैं। जादू में कोई भूत प्रेत या दैवीय शक्ति नहीं होती है, ये स्वस्थ मनोरंजन की कला है। मुजफ्फरपुर के लोगों को मनमोहक जादू दिखाने के लिए स्टार डीके भारत जादूगर जो है वो मुजफ्फरपुर में 22 तारीख से संजय सिनेमा हॉल में लगने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त जादूगर हमारे साथ मौजूद है डीके भारत, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार जनता के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर में। ये तीसरी या चौथी बार है? ये चौथी बार है मुजफ्फरपुर में हमारा शो, और इस बार भी काफ़ी कुछ नया लेकर के मैं आया हूँ। मैं जादूगर डीके भारत आपके संजय टाकीज ब्रह्मपुरा में लेकर के आया हूँ, और जिसकी भव्य शुभारंभ यानी कि इनॉग्रेशन 22 दिसंबर को किया जा रहा है शाम 6 बजे। और ये आम जनता के लिए हर दिन हर रोज़ डेली एवरीडे चलेगा, दिन में 1 बजे से 3:30 बजे से और शाम को 6 बजे से। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा लोगों के लिए? इस बार मेन आकर्षण का केंद्र आपके लिए रहेगा, आम जनता के लिए रहेगा, पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए रहेगा डायनासोर का कमाल, एक बड़ा खूंखार चिंपैंजी, हवा में नाचती हुई छड़ी का कमाल, एक शीशे का फ्रेम होगा जिस शीशे के फ्रेम से आम जनता को मैं आर पार कर दूंगा। कई ऐसे खेल, कई ऐसे चीज़ है जो पूरे 9000 सेकंड का थ्रिल पैक मनोरंजन का खजाना है, जिसे जनता देखेंगी तो देखती की देखती रह जाएंगी। टेंशन में आइए और टेंशन फ्री होकर के जाइए। लोग हंसेंगे आपके जादू पे? यस श्योर, हंसेंगे। जो भी डिस्टर्ब रहेंगे वो बिल्कुल मेंटल फ्री होकर के जाएंगे। मैंने इसीलिए तो ऐसा बनाया है कि ऑल फैमिली इसमें बैठ कर के एंटरटेन करें, एंजॉय करें। ये जादू कला ऐसी कला है जिसमें परिवार के सारे सदस्य, 3 साल से छोटा बच्चा से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक, सब कोई एक साथ बैठकर एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो पति होते हैं पत्नी से प्रताड़ित, उनको कैसे हंसाएंगे? उनके लिए क्या कुछ अनोखा? बहुत चीज़ें हैं। अब पति हैं, पत्नी है, तो भाई पति आएंगे ऊपर मंच पे, ऑन द मंच भी मैं लोगों को बुलाता हूँ। उनके सर पे थोड़ा आग वाग लगाऊंगा, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी तैयार करूँगा, उनकी पत्नी को पिलाऊँगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसा चीज़ लेकर के आए हैं। और उनकी पत्नी को भी मैं ऑन द मंच बुलाऊंगा, हवा में उड़ाऊंगा, उनके हस्बैंड नीचे से बैठ के एंजॉय करेंगे। कई ऐसी चीज़ है। तो डीके जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जादू क्या है? एक साइंस है या गुमराह कर देने वाली बात? जादू तीनों चीज़ों का मिश्रण है, साइंस, विज्ञान, सम्मोहन। और जादू में आपने देखा होगा कई बार ऐसा जो आप देखते हैं तो लगता है आपको कि सचमुच में इसके पास कुछ दिव्य शक्ति है जिससे हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई दिव्य शक्ति होता तो आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, बल्कि अपने घर में बैठ करके नोट छापते रहता और पूरा हिंदुस्तान हमारे हाथ में होता है ना। तो ये बिल्कुल गेम ऑफ साइंस है, साइंस, विज्ञान, सम्मोहन पहले भी मैंने आपको बताया है। और पहले के ज़माने में कहा जाता था काला जादू, होता भी था काला जादू, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे जनरेशन बदली है, माहौल बदला है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए वाइट आर्ट के रूप में आ गया है, एक मनोरंजन का साफ सुथरा केंद्र। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के लोगों? मैं मुजफ्फरपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने पहले भी हमें सराहा है, देखा है, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, उसी तरीके से इस बार कोरोना काल के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर वासियों के लिए नए नए खेलों को, नए नए करिश्मों को लेकर मैं स्टार जादूगर डीके भारत मुजफ्फरपुर की सरजमी संजय ब्रह्मपुरा हॉल में एक बार फिर से आ गया हूं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए।
मैं चाहूँगा कि ऑल फैमिली हमारे पास आए और बैठ करके जादू कला का लुत्फ़ उठाए, जो कि 22 दिसंबर से चालू हो रहा है और डेली एवरीडे आम जनता के लिए दिन में 1 बजे, दोपहर 3:30 बजे और शाम 6 बजे से दिखलाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण उस पूरे जादूगर में क्या होगा इस शो में आपके? देखिए, मैजिक शो ऐसा चीज़ है कि हर लोगों को पसंद पड़ता है और जो लोगों को पसंद पड़ जाए वही आकर्षण उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। मैं तो कई चीज़ दिखाता हूँ, जैसे डायनासोर का कमाल देखते हैं, जैसे चिंपैंजी का खेल देखते हैं, लड़की बन जाती है इच्छाधारी नागन, ऐसे कई खेल हैं। हवा में नाचती हुई छड़ी का कमाल देखते हैं, शीशे से आर पार होना देखते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें, किसी को डायनासोर का अच्छा लगता है, किसी। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को संपन्न हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का 87वीं त्रैमासिक बैठक में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, सरकार आर्थिक विकास को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि उद्यमियों द्वारा निर्मित क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने संस्थानों में प्रयोग करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिक सेक्टर जो आर्थिक विकास की रीढ़ है, वहां क्रेडिट दे। पशु, मत्स्य, कुक्कुट, केसीसी आदि क्षेत्रों में खास वितरण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया भी है। केसीसी रिपेमेंट के लिए बैंकों को लाभार्थी के पास पहुंच बनाने की जरूरत है। बैठक में भारत सरकार वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भूषण कुमार सिन्हा, उद्योग एवं ग्रामीण विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव उद्योग संदीप पाउंड्रिक, प्रधान सचिव वित्त डीएम मुजफ्फरपुर, सीओ जीविका निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के संयोजक एसबीआई, सीजेएम एवं सभी बैंकों के जेएम उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के मुद्दे, जैसे अभी हमने बात करी कि सबसे पहले सीडी रेशियो बढ़ाने की बात हुई। सीडी रेशियो काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले आज से 52 और 53% होता था, अभी 56 और 57% तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम पूरे देश में बात करते हैं जहां पर सीडी रेशियो 70 और 72% से ज़्यादा है, तो हमें 57% से 72% के लिए हमारे पास काफ़ी स्कोप है। तो एक तो सीडी रेशियो बढ़ाने की बात हुई है, साथ ही साथ आज हमने वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का भी हम लोगों ने वहाँ पे विजिट करी और उससे बिहार सरकार ने जो अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने पहल करी है, उस पहल को हम लोगों ने आज देखा। कुछ दिन पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए थे उनको भी वो दिखाया गया है और ये हमारे लिए एक मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच के छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे के बिहार की न केवल जीडीपी, बिहार की जीएसडीपी को भी हम बाकी राज्यों के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। तो एक ये दूसरा इसमें कार्य, मतलब दूसरा जो आज का मेन मुख्य बिंदु था वो था कि उद्योग को बढ़ावा देना। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केसीसी के बारे में हमने बात करी। आज हमने स्वयं सहायता ग्रुप के बारे में भी बात करी कि उनको हम कैसे और ज़्यादा लिंकेज दे सकते हैं, कैसे हम उनको ट्रांस 2, ट्रांस 3 पे भी हम उनको लोन दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने फिशरीज, जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, गोट्री और जो दूसरे नॉन फार्मिंग के वो हैं, उस पर हम किस तरह से उनको केसीसी दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात करी। और इन सब के साथ साथ हमारे पास ये बात हुई कि जो भारत सरकार की स्कीम है पीएमएफएमई और पीएमईजीपी में हम जो इस साल के जो वार्षिक लक्ष्य हैं उनको कितनी जल्दी हम पूरा न केवल स्वीकृत में पूरा कर सकें, हम उनको डिसबर्समेंट में भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के प्रयास करें। तो ये 3 मेन मुख्य बिंदु थे जिस पे चर्चा हुई और हमें उम्मीद है कि अगली जब हमारे पास अगले आने वाले 3 महीने या 4 महीने जो अभी मेरे पास 31 मार्च तक के लिए हैं, हम लोग अच्छा कार्य करेंगे और जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है उसको 100% से ज़्यादा अचीव करने के पूरा प्रयास करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसोनी में मंगलवार की रात अपराधियों ने एक 17 वर्षीय लड़के को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। चाकू लड़के के पेट में बाएं साइड में लगी है। घायल युवक का इलाज सीएससी साहिबगंज में कराया गया। उसकी पहचान आशा पट्टी परसौनी निवासी अर्जुन राय के पुत्र सुमित कुमार के रूप में हुई। उसने गांव के ही अल्लाह रखा उर्फ छोटन पर चाकूबाजी करने का आरोप लगाया है। उसकी मां ने बताया कि मंगलवार की रात 8 बजे वह घर से निकला था। गांव का एक व्यक्ति ने उसे ले जाकर चाकू मार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो गए थे ना मोटोरी घूमने, घुमा के ले आया। उसके बाद बोला कभी बोलूँ मार उड़ के फेंक देंगे तो तुम्हारा बाप मातारी भी नहीं बोलने आएगा। कौन घुमा के ले आया? वही अल्लाह रखा। क्या नाम है उसका? अल्लाह रखा नाम है। हाँ,
वो हमारे गांव का उधर का पमरिया टोला का है। घुमाने कहाँ ले गया था? घुमाने मोटोरी ले गया था। हाँ मार के भेज देंगे। हाँ किस लिए? क्या कारण? कुछ विवाद हुआ था? नहीं, कुछ नहीं किया था। वो बोल रहा था, बोल मार के बिक दे, वो अकेले बारे कौन कथी कर दो। चाकू वही मारा? वही मारा। चाकू मारा? हाँ, उसका मेरे भाई के बड़े भाई साथे रहता था। मैंने बोलता था मैं क्यों झगड़ा करूँ इससे बिना मतलब को। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती झगड़ा किया। मैं खाली झगड़ा खोज रहा था मेरे से। कोई विवाद नहीं ना था उससे? नहीं। एक साथ हमारे खुद एथी पर आता है। उसके बाद क्या हुआ? घर पहुँचे आप? हाँ, तो मम्मी बोली से बोलूँ हम कहें मम्मी के, बोलूँ देखिए मम्मी मार दे लगा चाकू होने के छावड़ा, बोले नाम उम धरे। तो उसके बाद क्या हुआ तो बोलूँ मम्मी थोड़ा बोला से बोलूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वो क्या नाम है? किसका? उसी का नाम है। छोटा नाम है? छोटा नाम है। छोटा। क्या हुआ था? 8 बजे घर से निकला है। 8 बजे कल शाम में? हाँ, घर से निकला? लेके बुला के ले गए रास्ता में से। कौन बुला के? घर से बुला के ले गया या रास्ता से? रास्ता में से। कौन बुला के ले गया? नाम है उसको छोटू। उसके दोस्ते है? हाँ दोस्ते है, चिंता है उसको। अच्छा, कहाँ के है छोटू? वही जन के हमारा घरे के पास है। गाँव के है। कहाँ के लिए बुला के ले गया? कुछ जानकारी है? हाँ, बगल में दुकान है, उसी जगह बुला के ले गया। और उसके बाद हम मार दिया। बस हमारा लड़का रोते वहाँ से कपड़ा दाब कर घर आया। किस चीज से मार दिया? चाकू से मारा है। चाकू से मार दिया? हाँ। उसके बाद आपका लड़का रोते हुए घर आया? रोते हुए घर आ गया। घर आया तो क्या बताया? से माँ हमको छोटू मार दिया है। बात बोला? हाँ बोला। हम किस लिए मारा? का कारण? मारने का कारण? कारण कुछ नहीं है, उसे हितौरती चल रहा है, कुछ दुश्मन ही नहीं है आगे से, कुछ दुश्मन ही नहीं है। कुछ विवाद हुआ होगा, हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ केहू से पूछ लीजिएगा। आपका क्या नाम हो गया? हमारा बच्ची देवी नाम। पति का नाम? अर्जुन राय। आपका लड़का है? हाँ। क्या नाम है उसका? सुमित कुमार। कितना उम्र है? 16 साल। जी जी। केस करेंगे आगे? हाँ, केस होगा आगे? थाना में केस करेंगे? हाँ तो केस तो होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।